नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वार में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3, जिसका नाम है मानव निर्मित साधन एवं उनके क्रियाकलापों का प्रभाव। इस यूनिट में और भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कि वनों की कटाई, शहरीकरण, ओजोन क्षय, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्ल वर्षा, बहुत सारे और भी टॉपिक है। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन सिलेक्ट करके इस वीडियो में हमने लाए हैं। तो सारे के सारे वीडियोस देखिए, सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिए, ठीक है। तो हम अभी बात करते हैं हमारे सेशन की। और फिलहाल अभी मैं वर्ग 2 में हूँ, तो मैंने मतलब कैसे एग्ज़ाम को फाइट किया है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, उसके कुछ आइडियाज़ भी मैं आपको वीडियो के बीच बीच में देते रहूँगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कैसे उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे हमारे सेशन में, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारे सेशन की ओर। हमारे सेशन का जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं, ओके। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? मतलब कि यहाँ देखिए 4 गैसेस के नेम दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ग्रीन हाउस गैस है कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी आर्गन, ऑप्शन नंबर डी मीथेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मीथेन, मीथेन जो क्वेश्चन है, मीथेन जो ऑप्शन है वो है हमारा आंसर। मीथेन जो गैस है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ओके, यस। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। खालिस्तान का प्रयोग रोकता है, मतलब भारत तथा दूसरे देशों में अगर हमें प्रदूषण रोकना है तो बनाए गए नियम के अकॉर्डिंग हमें किसका प्रयोग वर्जित है, क्या रोकता है, मतलब कौन सी चीज़ का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कागज के थैले का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है, ऑप्शन नंबर सी नायलॉन के थैले का प्रयोग रोकता है, या ऑप्शन नंबर डी चमड़े के थैले का प्रयोग रोकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम कागज जो है वो भी कहना चाहिए अपघटित हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। नायलॉन एक मतलब ये वो एक कपड़े का प्रकार है, नायलॉन जो है वो, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है चमड़े, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर प्लास्टिक से सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो भारत और अन्य देशों में अगर प्रदूषण को रोकना चाहते हैं तो हमें किसका प्रयोग रोकना चाहिए? प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकना चाहिए, ठीक है। तो मतलब चमड़े के थैले का प्रयोग तो हम ऑब्वियसली करते हैं नहीं, तो नायलॉन के थैले का प्रयोग करेंगे, कागज के थैले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकना चाहिए, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और बहुत ही जल्दी हम थ्योरी के भी वीडियो लाने वाले हैं, तो अभी आप इस पर कंसंट्रेशन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर करें तो निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर ए कागज, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी धातु, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कागज पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, कपड़ा भी नहीं है और धातु भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा जो आंसर आ जाएगा प्लास्टिक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ओके। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक है, ठीक है, मतलब कौन प्लास्टिक है वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी पॉलीस्टेराइन, ऑप्शन नंबर सी टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर डी यह सभी, ठीक है। तो हमको बताना है कि इन सब में से कौन प्लास्टिक का प्रकार है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, जिसे PVC कहते हैं, और पॉलीस्टेराइन और टेफ्लॉन, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी ना प्लास्टिक के प्रकार है, ठीक है। ये सभी क्या है, प्लास्टिक के प्रकार है, मतलब PVC भी है, पॉलीस्टेराइड भी है और टेफ्लॉन भी है, ये सभी प्लास्टिक के प्रकार है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा यह सभी, ओके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। रेडियो टीवी के चेस, ठीक है, रेडियो टीवी के चेस, गियर, प्लाई की लकड़ी आदि को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब रेडियो टीवी के जो चेस होते हैं, गियर जो होते हैं, प्लास्टिक की प्लाई
की लकड़ी आदि को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है वो हमको बताना है। ठीक है, यानी कि जो कहना चाहिए प्लाई की जो लकड़ी होती है उसको जोड़ के बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं या बहुत सारी और भी चीज़ें बनाते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर सी बैकेलाइट, ऑप्शन नंबर डी पॉलीथीन। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स बैकेलाइट। ओके, जो बैकेलाइट है ना उसका प्रयोग इन सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये है हमारा प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए पॉलीथीन पर अम्ल क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, पॉलीथीन पर अम्ल क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, पॉलीथीन पर अम्ल और क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी पॉलीथीन के प्रयोग से पर्यावरण में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। हाँ, पॉलीथीन के प्रयोग से पर्यावरण में कई प्रकार के विकार भी उत्पन्न होते हैं, मतलब ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। ठीक है, तीसरी बात हम पढ़ लेते हैं। पुनः चक्रीकरण के द्वारा पॉलीथीन समस्या से निजात पाई जा सकती है। मतलब देखिए, अगर हम पुनः चक्रीकरण करेंगे, ठीक है, पुनः चक्रीकरण करेंगे तो क्या हम पॉलीथीन की समस्या से निजात पा सकते हैं, मतलब छुटकारा मिल सकता है हमें। तो हाँ, पुनः चक्रीकरण करेंगे तब, मतलब हम उसका रीयूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, जो 5R है समथिंग, मतलब ये 5R है, हाँ 5R है, ये 3rd 4th की बुक में समथिंग कुछ दिया हुआ है। तो 5R जो है रीयूज, रिड्यूस, ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ 5R है, यहाँ मुझे भी करेक्टली याद नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर एक शब्द है पुनः चक्रीकरण, मतलब रीयूज। अगर हम पॉलीथीन को रीयूज करेंगे, ठीक है, पॉलीथीन को अगर हम रीयूज करेंगे तो पॉलीथीन की समस्या से निजात हम पा सकते हैं। अब इसमें से हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमको पता है कि हमने जो तीनों यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन पढ़े वो तीनों के तीनों हमें सही लग रहे हैं, मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये हमारा प्रश्न नंबर 7। ठीक है, ये भी ऐसा ही कुछ है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको, इसमें भी हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार ही करना है। ठीक है, टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड, पॉलीविनाइल क्लोराइड से रेनकोट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ना वो पीवीसी एक प्लास्टिक का प्रकार है और उससे रेनकोट का निर्माण किया जाता है या नहीं वो हमको बताना है। बेकेलाइट को थर्मोप्लास्टिक माना जाता है। ठीक है, बेकेलाइट को थर्मोप्लास्टिक माना जाता है। देखिए, प्लास्टिक जो होती है ना वो बहुत प्रकार की होती है। जो हमारे घर में जो स्विच बनाते हैं, ठीक है, वो वाली जो प्लास्टिक होती है वो अलग होती है। और जो जैसे कि हम अगर प्लास्टिक की बाल्टी देखें, ठीक है, थोड़ा हम यहाँ पर उसे थोड़ा सा ऐसा कर देते तो याद रहेगा आपको। ओके, जैसे कि प्लास्टिक की बाल्टी देखते हैं तो वो प्लास्टिक जो होती है ना, अगर उस पर करंट लगता है, ठीक है, मतलब अगर उस पर करंट लगता है तो वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है प्लास्टिक की बाल्टी अगर देखें तो। परंतु जो स्विच बोर्ड होता है वो भी एक प्रकार की प्लास्टिक से ही बनता है। ठीक है, स्विच बोर्ड जो होता है वो भी एक प्रकार की प्लास्टिक से ही बनता है, परंतु उसमें तो बिजली का आवागमन होते रहता है। उसमें क्या होता है, उसमें ना ही करंट लगता है, मतलब उसको कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो प्लास्टिक भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है बेकेलाइट को थर्मोप्लास्टिक माना जाता है, तो ये सही है या नहीं है वो हमको बताना है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड से रेनकोट भी बनते हैं। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से रेनकोट भी बनते हैं और टेफ्लॉन प्लास्टिक विद्युत का कुचालक भी होता है और बेकेलाइट को थर्मोप्लास्टिक के नाम से माना जाता है। सॉरी, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर बात कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा फ्रेंड्स उसकी बात कर लेते हैं हम। जो आंसर है वो है हमारा 1 और 2, मतलब जो हमने जो 2 ऑप्शन पढ़े थे वो 1 और 2 ही क्या है हमारे सही आंसर है। ठीक है, जैसे कि टेफ्लॉन प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, टेफ्लॉन जो प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से रेनकोट का निर्माण होता है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा प्रश्न नंबर 8।
ओके, प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब ऐसे ही कुछ है, सही या गलत हमसे पूछेंगे आगे, परंतु हम पहले कथनों पर विचार कर लेते हैं। ठीक है, तो कथनों पर विचार हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वैश्विक तापन एक गंभीर समस्या बन चुकी है, मतलब बनी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, कौन सा? ग्लोबल वार्मिंग। ओके, वैश्विक तापन, मतलब आपने अगर हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा, हमें हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, क्योंकि देखिए वैश्विक तापन हिंदी है, मतलब हिंदी में लिखा हुआ है वैश्विक तापन, लेकिन ऐसा भी लिखा हुआ आता है, मतलब जैसे ग्लोबल वार्मिंग इंग्लिश वर्ड है, तो ऐसा भी, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा भी लिखा हुआ आता है। ये इंग्लिश वर्ड होने के बावजूद भी हिंदी में लिखा हुआ आता है, इसलिए हमें दोनों लैंग्वेज को समझना चाहिए। ठीक है, तो और हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा सा सजेशन देना चाहूँगी कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन हिंदी भाषा में समझ में नहीं आ रहा है, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन हिंदी भाषा में समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कम से कम एक बार इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं हिंदी में, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हमको आता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि 1-2 नंबर हमारे इस तरीके से भी बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। बर्फ का पिघलना वैश्विक तापन का प्रमुख प्रभाव जाता है। हाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, धान के खेतों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन दोनों गैस उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर देखिए, हमें क्या बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है। ठीक है, तो एक बार कथनों की बात, कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए और 2, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए और 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है ना, यहाँ पर हम सारे के सारे ऑप्शन फिर से एक बार देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव से वैश्विक तापन एक गंभीर समस्या बनी हुई है, बिल्कुल सही बात है। बर्फ का पिघलना वैश्विक तापन का प्रमुख प्रभाव माना जाता है। ठीक है, ये भी बात सही है, परंतु देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमें बोला गया है कि धान के खेतों से, सॉरी, ओके, हाँ, धान के खेतों से क्या बोला है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैस निकलती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आंसर है ना, वो यहाँ पर हमारा मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, वो सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर हमारे दो ही कथन सही है, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, तो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, 1 और 2 में ये दोनों ऑप्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओके, सो ये हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन का एक रूप नहीं है? ठीक है, मतलब जीवाश्म ईंधन का रूप नहीं है, कुछ ऐसे है जो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन के रूप है, परंतु कोई एक ऐसा है जो जीवाश्म ईंधन का रूप नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी लोहा। ठीक है, तो कोयला, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या है? जीवाश्म ईंधन के रूप है, परंतु लोहा जो है वो जीवाश्म ईंधन का रूप नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बात करेंगे अगले प्रश्न की, यह है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कोयला किसका मिश्रण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कोयला किसका मिश्रण है, वो हमको बताना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कोयला किसका मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोयला, मतलब कोयले में कार्बन तो होता ही होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स? हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा क्या? यह सभी। ठीक है, या उपरोक्त सभी। ओके, हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए मतलब जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये नहीं देखना है कि सेम एज इट इज, मतलब सेम जैसे का वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे का वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हम जितनी भी बुक्स से पढ़ते हैं, जितने भी वीडियोस देखते हैं, जितने भी चीज़ें हम तैयारी के लिए उपयोग करते हैं, तो जैसे के वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे के वैसे मतलब कि मैं जैसे ये छपा हुआ है यहाँ पर, तो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कोयले में हाइड्रोजन पाया जाता है? यह कथन सही है या नहीं है? पूर्णतः सही है, पूर्णतः असत्य है, या मतलब इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के आ सकते। तो हमें क्या करना है? हमको पूरी तैयारी के साथ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कोयला किसका मिश्रण है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उपरोक्त सभी, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ये बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, मतलब सुमेलित नहीं है, एक कोई है ऐसा जो सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। तो हमको यहाँ पर बात ये रखना है याद कि जो सुमेलित है, ठीक है, मतलब जो सुमेलित है उन्हें भी याद रखना है और जो नहीं है उसको भी याद रखना है। ठीक है, हमारा टारगेट ये है, हमें तैयारी करना है, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें सीखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, पीट कोयला में कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है, क्या ये सुमेलित है? तो हाँ, ये सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट कोयला 60 से 70% कार्बन की मात्रा होती है, ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस कोयला 78 से 83% और एंथ्रासाइट कोयला 40 से 45%। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है कि जो पीट कोयला है वो 50 से 60% उसमें कार्बन होता है, लिग्नाइट कोयले में भी कार्बन होता है 60 से 70, और बिटुमिनस कोयले में भी 78 से 83% कार्बन होता है। परंतु जो एंथ्रासाइट कोयला होता है ना, उसमें 40 से 45 कार्बन नहीं होता है, क्योंकि एंथ्रासाइट कोयला जो होता है ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है और इसमें कम से कम 80 समथिंग % कोयला पाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही कम मिलता है। सबसे ज़्यादा हम कौन सा कोयला यूज़ करते हैं? हम बिटुमिनस कोयला यूज़ करते हैं। ठीक है, और सबसे घटिया प्रवृत्ति का जो कोयला होता है वो होता है पीट कोयला। ठीक है, और इसे मतलब इसे घटिया प्रवृत्ति का कोयला भी कहते हैं, उसमें बहुत ही कम मात्रा में कार्बन होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर डी है ना, वो सुमेलित नहीं है। ओके, ये हमने 6th 7th 8th की सामाजिक विज्ञान की बुक में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, भंजक आसवन द्वारा किसका परिमार्जन किया गया है? परिमार्जन यानी क्या होता है? परिमार्जन यानी कि उसका भंजक आसवन द्वारा किसका परिमार्जन किया गया है? ठीक है, तो ये हमको बताना है कि किसका परिमार्जन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, कोयला। ऑप्शन नंबर बी, लोहा। ऑप्शन नंबर सी, तांबा। ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है कि भंजक आसवन के द्वारा किसका परिमार्जन किया गया है? तो कोयले का। ठीक है, मतलब भंजक आसवन एक विधि होती है जिसमें कोयले का क्या किया गया है? परिमार्जन किया गया है। ठीक है, यानी कि उसका जो रूप है उसको चेंज किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 13, फ्लाई ऐश का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? ठीक है, फ्लाई ऐश का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में। ऑप्शन नंबर बी, मेटल कॉट के निर्माण में। ऑप्शन नंबर सी, मार्बल के निर्माण में। ऑप्शन नंबर डी, टाइल्स के निर्माण में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाता है। ओके, पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, सो ये है हमारा प्रश्न नंबर 14, कोल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? अभी हमने कोयले का मिश्रण पढ़ा था, है ना, मतलब कोयले में क्या क्या चीज़ें थी? हमारा कार्बन था, हाइड्रोजन था, प्राकृतिक गैस थी, है ना, और ऑक्सीजन भी थी उसके अंतर्गत। तो यहाँ हमको किसका मिश्रण पढ़ना है? कोल गैस का। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा रिलेट कीजिए, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। उतनी ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं होती, बस मिस्टेक ये होती है कि हम उसे रिकॉल नहीं करते, रिवाइज नहीं करते। ठीक है, और समझते नहीं हैं। इतना भी टफ एग्ज़ाम नहीं आता है। और मतलब जैसे कि मैं बता सकती हूँ कि मेरे जैसे मतलब उतना ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती थी, पर अगर मैं एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ, मैं फ़ाइट कर सकती हूँ, तो आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोग तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी फ़न की बात होगी, मतलब रियलिटी है, फ़न नहीं है, थोड़ी रियलिटी है, तो उसकी बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। ठीक है, तो हमको बताना है किसका? कोल गैस का मिश्रण बताना है। ठीक है, कोल गैस का मिश्रण बताना है, क्या क्या कोल गैस में होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन होता है, मीथेन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ना फ्रेंड्स, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। ठीक है, क्या आ जाएगा? यह सभी हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। यह प्रश्न नंबर 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, कोक में कितना प्रतिशत भाग कार्बन का होता है? देखिए, कोक आ गया, कोयला आ गया, कोल गैस आ गया, ये सब क्या है? कार्बन के ही ये, मतलब कोयले के ही या कार्बन के ही ये अपरूप कहना चाहिए।
या इसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है कि कोक में कितना प्रतिशत भाग कार्बन का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 75%, ऑप्शन नंबर बी 80%, ऑप्शन नंबर सी 98% एंड ऑप्शन नंबर डी 100%। ठीक है, तो 98% जो होता है ना वो कोक में क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, कोक में क्या होता है, कार्बन होता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूँ, जो एंथ्रासाइट कोयला है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला है उसकी बात अगर हम करें तो कौन सा है, वो है हमारा एंथ्रासाइट। ठीक है, पीट जो कोयला है, पीट कोयला जो है वो 50 से 60% वहाँ पर क्या पाया जाता है, वहाँ पर कार्बन पाया जाता है और ये घटिया किस्म का कोयला होता है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला जो है वो, थोड़ा सा आप राइटिंग पर ध्यान ना दीजिए, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, हाँ, मतलब यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। बिटुमिनस कोयला जो है वो हम अधिकतर यूज़ करते हैं। ठीक है, बिटुमिनस कोयले में 78% से लेकर 83% तक क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोक में कितने प्रतिशत कार्बन होता है, 98%। ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, सर्वोत्तम कोटि का कोयला किसे माना गया है। ठीक है, तो देखिए ये आ ही गया क्वेश्चन। सर्वोत्तम कोटि का कोयला किसे माना गया है, ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी पीट कोयला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो मैंने अभी 2-3 बार बोल दिया है, तो एंथ्रासाइट कोयला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इससे डिटेल में पढ़ लेते हैं। एंथ्रासाइट कोयला में समथिंग 80 से 90% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें बिटुमिनस कोयले में, तो बिटुमिनस कोयले में 78% से 83% समथिंग क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। सबसे ज़्यादा यही होता है और यही हम यूज़ भी करते हैं। ठीक है, और लिग्नाइट जो कोयला होता है, ठीक है, लिग्नाइट कोयला में 60 से 70% क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और पीट जो होता है, पीट कोयला जो होता है वो 50 से 60% क्या होता है, कार्बन पाया जाता है इसमें। और यही हमारा घटिया किस्म का कोयला है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का सर्वोत्तम कोटि का कोयला हमारा एंथ्रासाइट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश से कोयला किस प्रकार का होता है, अधिकांश रूप से कहा है। ठीक है, मतलब विश्व में पाया जाने वाला जो अधिकांश कोयला किस प्रकार का होता है। ठीक है, अधिकांश, इससे थोड़ा सा, अधिकांश कोयला जो है वो किस प्रकार का होता है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी पीट कोयला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने कम से कम अभी 2 बार एक चीज़ बोली है कि सबसे ज़्यादा हम कौन सा कोयला यूज़ करते हैं, बिटुमिनस कोयला। मतलब सबसे ज़्यादा अधिकांशतः विश्व में बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है, जिसमें 78 से 83% क्या होता है, हमारा कार्बन होता है। ओके, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसे वास्तविक रूप से कोयले का रूप नहीं माना जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको बताना है कि किसको वास्तविक रूप से कोयले का रूप नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस कोयला, ऑप्शन नंबर बी पीट कोयला, ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर पीट कोयला जो है ना फ्रेंड्स, इसमें बहुत कम मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। मतलब 50 से 60% समथिंग, कहीं कहीं 40% भी लिखा हुआ है किसी किसी बुक में। ठीक है, तो ये सबसे घटिया किस्म का कोयला और इसमें बहुत कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसे कोयले के रूप में नहीं मानते। ठीक है, कोयले के वास्तविक रूप में इसे नहीं मानते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है। मतलब जो काला सोना है, ब्लैक गोल्ड, किसे कहा जाता है वो हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी डीजल। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सा काला सोना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा आंसर है ना वो आ जाएगा क्या, कोयला। ठीक है, इसे काला सोना भी कहते हैं। ठीक है, इसे काला सोना भी कहते हैं, कोयला। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब ये है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। निम्नलिखित में से कौन एक पेट्रोलियम का संगठक नहीं है। मतलब पेट्रोलियम का संगठक नहीं है, यानी पेट्रोलियम से वो नहीं बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द्रवित पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी डीजल, ऑप्शन नंबर डी
प्राकृतिक गैस। तो जो प्राकृतिक गैस है ना, नेचुरल जो गैस है, वो पेट्रोलियम का संगठक नहीं है। मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है। डीजल भी है, पेट्रोल भी है और एलपीजी भी है। ओके, तो मतलब ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर प्राकृतिक गैस। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सेशन यहाँ पर एंड। और मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा निवेदन करूँगी कि प्लीज़ सारे के सारे वीडियोज़ देखिए थ्योरी के। मतलब मिनिमम 1-2 दिन में वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे, तो चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और सारे के सारे वीडियोस देखिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी जो है वो भी शेयर हो जाएगी कि मतलब कौन सी बुक कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, कैसे उसे पढ़ना चाहिए, क्या तरीका होता है पढ़ने का, तो थोड़ा सा हम इसे शेयर कर देंगे। तो तब तक के लिए क्या कीजिए, आप वीडियो सारे के सारे वीडियो देखिए और चैनल पर कंटिन्यू रहिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, मतलब कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच।